बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर 6 के अंदर आज हम लोगों ने जो कंटेंट्स कवर करने हैं वो है जेनेटिक एल्गोरिथम। जेनेटिक एल्गोरिथम को हम डिटेल में देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे उसकी कंप्यूटेशनल एग्जांपल को। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जेनेटिक एल्गोरिथम होता क्या है। अब जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट के साथ हमने इसको मैच किया हुआ है। अब जब हम मैचिंग की बात करते हैं तो डार्विन्स ने एक थ्योरी प्रेजेंट की थी जिसके अंदर उसने कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन प्रेजेंट किया था और उस कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा गया था कि कुछ ऐसे एनिमल्स थे जिन्होंने नेचुरल एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को अपने अंदर रिफ्लेक्ट किया है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल ली जाती है अक्सर, जैसे जिराफ के बारे में, कि उसकी नेक आम एनिमल से थोड़ी सी ज्यादा लंबी है। अब उस कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ऐसी थ्योरीज प्रेजेंट की गई है। वो ये कहते हैं कि जिराफ ने जेनेटिक एल्गोरिदम यानी कि थ्योरी ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन को अडेप्ट किया है। किस तरीके से अडेप्ट किया है कि जब वो जंगलों में रहते होते थे वहां पर नीचे जमीन पे उनकी फूड होती थी, दरख्तों के पत्ते वगैरह, नीचे घास वगैरह या झाड़ियाँ, इस तरह की चीजें होती थी। फिर जब नीचे उनको सब्जा नहीं मिला यानी कि उनको ग्रीनरी नहीं मिली, उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने ट्रीज के लीव्स वगैरह खाना शुरू किए या फ्रूट्स वगैरह लेना शुरू किए। अब उन ट्रीज के लीव्स जहां तक उनकी नेक पहुंच जाती थी वहां तक तो उन्होंने खाना शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुए, उनको थोड़ा हाइट पे जाने के लिए, अपनी फूड लेने के लिए नेक को थोड़ा इलोंगेटेड करना पड़ता था, थोड़ा ऊंचा करना पड़ता। उसकी वजह से क्या हुआ कि नेक के जो मसल्स हैं वो थोड़े से ज्यादा इवॉल्व हुए एज कम्पेयर टू देयर अदर बॉडी पार्ट्स। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि जैसे जैसे जनरेशन पास होती गई वैसे वैसे नेक के मसल्स की मूवमेंट या उनका यूजेज या उनकी वर्किंग थोड़ी ज्यादा होती गई एज कंपेयर टू बाकी बॉडी पार्ट्स। तो आहिस्ता आहिस्ता इलोंगेशन ज्यादा होती गई और इसी कॉन्सेप्ट को चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहता है। अब यहाँ पर देखते हैं, a genetic algorithm is a search heuristic that is inspired by Charles Darwin theory of natural evolution. This algorithm reflects the process of natural selection, where the fittest individuals are selected for reproduction in order to produce offspring of the next generation. अब वो करते क्या थे, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है वो ये कहती थी कि कुछ स्पीशीज होते थे, उनकी जब आपस में मीटिंग करवाई जाती थी तो वहां पर ये होता था कि बेस्ट स्पीशीज जो थी उनकी सिलेक्शन की जाती थी ताकि नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग आए या नेक्स्ट जनरेशन जो रिप्रोड्यूस हो वो फिटेस्ट हो, उनके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइवल की पावर या इम्यूनिटी ज्यादा हो एज कम्पेयर टू देयर प्रीडिसेसर्स, यानी कि जो इनके अबाव अजदाद से उनसे ज्यादा फिटेस्ट होने चाहिए कैपेबिलिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। अब जब हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, जेनेटिक एल्गोरिदम को हम डिटेल में देखेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ह्यूमन फिनोमेना देखते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन काम किस तरह से करती थी। यहाँ पर जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो वहां पर डीएनए का फिनोमेना होता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए की जब हमने बात की थी तो हम ये बात करते हैं कि हमारे पास कंप्लीट डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं, यानी कि कंप्लीट डीएनए होता है जो स्ट्रैंड्स की फॉर्म में होता है, जिसको हम स्ट्रिंग्स कह देते हैं। और अक्सर आपने उसकी स्पाइरल शेप देखी होगी, अगर बुक्स के अंदर देखी है या वैसे अगर आपने ऑनलाइन देखी है तो इसका जो स्ट्रक्चर है डीएनए का वो थोड़ा सा स्पाइरल है, यानी कि 2 स्पाइरल्स हैं और वो आपस में मिक्स हुए हुए हैं और एक रस्सी की शक्ल बना रहे होते हैं, रोप की शेप बना रहे होते हैं। उस रोप के अंदर या डीएनए स्ट्रैंड के अंदर कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स का मतलब ये होता है डीएनए का जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है या उसकी कॉम्बिनेशन है वो कुछ ब्लॉक्स से मिलके बनी है और उन ब्लॉक्स के अंदर कुछ पोर्शंस हैं जिनके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हुई हैं। उन वैल्यूज की बेस पे ये डिसाइड किया जाता है कि पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी, उसका एक्सटर्नल कैसा होगा, उसके फीचर्स किस तरह से होंगे, ये सारी चीजें हैं। अब जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए के अंदर बहुत सारे ऐसे वो स्ट्रैंड्स या ब्लॉक्स हैं जो हम अपने अबाव अजदाद से इनहेरिट कर लेते हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं।
और इसी वजह से डीएनए की मैचिंग की जाती है पेरेंट्स के साथ या ब्लड रिलेशंस के साथ, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आइदर ये पर्टिकुलर पर्सन इस फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं करता है। अब जब डीएनए की हमने बात की, उसके अंदर हमने कहा ब्लॉक्स होती हैं। इन ब्लॉक्स के लिए एक स्पेसिफिक नेम यूज किया जाता है जिसको हम क्रोमोसोम्स कह देते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं या ये जो ब्लॉक्स हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं। जब सिंगल वैल्यू हम लेते हैं, उस सिंगल वैल्यू को हम जीन कह देते हैं, एक जीन। और अगर मल्टीपल वैल्यूज हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज हैं, तो वो मिलके क्रोमोसोम्स बना रहे हैं। एक वैल्यू को जीन कहा, 2 या 3 या 4 अगर वैल्यूज हैं उनको हम जीन्स कह देते हैं। अब ये तो था हमारे पास ह्यूमन का फिनोमेना। इसी चीज को जब हम ह्यूमन बींग्स के अंदर लेके आते हैं, सॉरी, एल्गोरिदम के अंदर लेके आती हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है स्ट्रिंग्स के कॉन्सेप्ट में। अब वापस हम अगर आए लिविंग बींग्स के अंदर या ह्यूमन बींग्स के अंदर, यहाँ पर एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है, या जब हम मेटिंग की बात करते हैं तो दो मेथड से हो सकती है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो मेथड्स यूज करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है क्रॉसओवर का, और दूसरा आ जाता है हमारे पास म्यूटेशन का। ये वही मेथड है जो लिविंग बींग्स या जानदारों के अंदर यूज किया जाता है। फर्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रॉसओवर की, तो क्रॉसओवर के अंदर हम पेयर्स की बात करते हैं। पेयर्स जैसे हमारा ह्यूमन का फिनोमिना है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स का फिनोमिना है, ये क्रॉसओवर के ऊपर काम कर रहा होता है। यानी कि हम पेयर्स की बात करते हैं और पेयर्स के बाद आगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन पास आ रही होती है, यानी कि बन रही होती है। और म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होती, बल्कि सिंगल स्पीशी या सिंगल लिविंग बींग होता है। और वो सिंगल लिविंग बींग के अंदर ही इस तरीके से चेंजेस आती हैं कि नया स्पीशी जो है वो वजूद में आ जाता है या डेवलप हो जाता है। यहाँ पे हम बिल्कुल भी पेयरिंग की बात नहीं करेंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को जब हम जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर मैप करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने जीन्स की बात की थी, क्रोमोसोम्स की बात की थी, ये ओवरऑल डीएनए स्ट्रैंड की बात की थी, वो जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा। यहाँ पे आप देखिए, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर एक कंप्लीट ब्लॉक नजर आ रहा होगा जो पर्पल शेड के अंदर है। उसके अंदर आपको कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, एरे की फॉर्म में है। और हर एरे के अंदर आप देखो डिफरेंट वैल्यूज हैं। A1 के अंदर है, A2 के अंदर है, A3 में है, एंड देन A4 में। अगर हम सबसे पहले A1 को लेते हैं, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि जीन्स क्या था, क्रोमोसोम एक ब्लॉक था, और उस ब्लॉक के अंदर जो सिंगल वैल्यू होगी वो जीन होगी। यहाँ पर आप देखो, ये उन्होंने A1 का एक कंप्लीट ब्लॉक दिखाया हुआ है। वैल्यूज उसकी कोई भी हो सकती है, ये रैंडम वैल्यूज होती है। इस ब्लॉक के अंदर जो सिंगल वैल्यू है जो उन्होंने रेड से हाईलाइट की हुई है, ये क्या बन गया, ये जीन बन गया। उसके बाद अगर मैं A1 के कंप्लीट ब्लॉक को ले लेती हूँ, जैसे उन्होंने नेक्स्ट में A2 के कंप्लीट ब्लॉक को लिया हुआ है ग्रीन से, उसको उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने इसको क्रोमोसोम कह दिया। और अगर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हो, यानी कि मल्टीपल क्रोमोसोम्स हो, तो वो मिलके क्या बना देते हैं, जेनेटिक एल्गोरिथम की लैंग्वेज के अंदर उसको हम पॉपुलेशन कह देते हैं। यानी कि मल्टीपल क्रोमोसोम्स का जो कॉम्बिनेशन होता है या ग्रुप होता है, उसको हम पॉपुलेशन कह देते हैं। अब नेक्स्ट पे आए जरा, राइट साइड पे जो है, उन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ है म्यूटेशन का और क्रॉसओवर का। यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट वाले में, जहाँ पे रेड लाइन आपको नजर आ रही है और ग्रीन एरोस नजर आ रहे हैं, A1 और A2 है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्रॉसओवर को अप्लाई किया है। अब क्रॉसओवर के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज कर देते हैं। अब ये वैल्यूज हम जेनेटिक एल्गोरिथम के अंदर इनको हम वैल्यूज कह देते हैं या बाइनरी बिट्स कह देते हैं। जबकि अगर हम लिविंग बींग्स की बात करें, तो यहाँ पे कुछ ऐसे जीन्स या ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपस में एक्सचेंज होते हैं, जिनकी वजह से नए फीचर्स की पॉपुलेशन या ऑफस्प्रिंग्स बन रही होती है। इनिशियल पॉपुलेशन क्या होती है? द प्रोसेस बिगिंस विद अ सेट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच इज कॉल्ड अ पॉपुलेशन। हमारे पास एक सेट होता है इंडिविजुअल्स का, उसको हम क्या कह देते हैं, इन सिंपल वर्ड्स पॉपुलेशन कह देते हैं। ईच इंडिविजुअल इज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। हमारे पास जो इंडिविजुअल्स हैं वो एक सोल्यूशन की तरफ लेके जा रहे होते हैं हमें। An individual is characterized by a set of parameters, variables known as genes. अगर हम जेनेटिक एल्गोरिथम की बात करें, उसके अंदर जो सिंगल बिट होगी पूरी स्ट्रिंग के अंदर, उसको हम जीन्स कह देते हैं। जीन्स आर जॉइंट इनटू अ स्ट्रिंग टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। कंप्लीट स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, क्रोमोसोम, और उसके अंदर सिंगल बिट जीन्स।
In a genetic algorithm, the set of genes of an individual is represented using a string in terms of an alphabet. हम उसको अल्फाबेट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे A1, A2, A3 किया था इन्होंने. Usually binary values are used, string of ones and zeros. We say that we encode the genes in a chromosome. अब उस स्ट्रिंग के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो बाइनरी फॉर्म में होंगी, वो जीरोस एंड वंस की फॉर्म में होंगी. इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. ऐसी भी हो सकता है कि कंप्लीट स्ट्रिंग सिर्फ जीरो की हो और कंप्लीट स्ट्रिंग सिर्फ वन की हो, या फिर इनके कॉम्बिनेशन से भी मिलके बन सकती है. जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर क्रॉसओवर और म्यूटेशन का थोड़ा सा प्रोसेस देखें डिटेल के अंदर. क्रॉसओवर के अंदर क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको दो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, दो वैल्यूज नजर आ रही हैं दो लाइंस के अंदर. फर्स्ट वैल्यू है 0101 और नेक्स्ट वैल्यू है 1010. अब यहाँ पे ये हमारे पास आप कह लें कि दो स्पीशीज हैं, एक पेयर है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने क्रॉसओवर अप्लाई करना है. अब क्रॉसओवर अप्लाई करने का मेथड ये होता है कि हम उन दोनों के अंदर कुछ सेट ऑफ जीन्स ले लेते हैं या सेट ऑफ बिट्स ले लेते हैं. अब वो हमने खुद डिसाइड करना होता है कि हमने दरमियान में से कौन से बिट्स उठाने, क्या हमने फर्स्ट बिट्स उठाने हैं, क्या हमने मिडल में से उठाने हैं, या हमने लास्ट में से उठाने हैं. अगर एक के अंदर से, एक स्पीशी के अंदर से या एक पॉपुलेशन के अंदर से जो बिट उठाएंगे जिस लोकेशन से, उसी लोकेशन से हमें उठाना पड़ेगा दूसरे स्पीशी में से भी. ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट पेयर के अंदर से हम फर्स्ट वैल्यू उठाएं और दूसरे वाले में से सेकंड या थर्ड उठा लें. हमें लोकेशन दोनों की सेम लेनी पड़ेगी. अगर वहां से हम सेकंड का लेते हैं तो नीचे वाले से भी हमने सेकंड का ही लेना है. यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो एरिया ग्रे हाईलाइटेड किया हुआ है, यहाँ पर हमने क्या किया है, क्रॉसओवर अप्लाई किया है. ऊपर वैल्यू है 10 जिसको हम क्रॉस ओवर कर देंगे नीचे वाली 01 वैल्यू के साथ. और राइट साइड पे आप देखें, हमारे पास जो नए ऑफस्प्रिंग्स आ रहे हैं इस क्रॉसओवर के रिजल्ट में, वो चेंज है एज कम्पेयर टू देयर पेरेंट्स. अब यहाँ पे जब हमने क्रॉसओवर किया तो क्रॉसओवर के अंदर हमने क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज को आपस में हम स्वैप कर देंगे या एक्सचेंज कर देंगे. ऊपर वाले की वैल्यू जो हाईलाइटेड थी वो 10 थी, वो नीचे चली जाएगी, और नीचे वाले ब्लॉक की जो 01 वैल्यू थी वो ऊपर वाले स्पीशी के अंदर फिक्स हो जाएगी. तो अब जो नए ऑफस्प्रिंग्स आए उनकी वैल्यूज क्या हो गई, नीचे वाले 01 को जब ऊपर वाले में फिक्स किया तो वैल्यू हमारे पास आ गई 0010, और नीचे वाले की आ गई 1100. एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो ब्लॉक आप सेलेक्ट करेंगे क्रॉसओवर के लिए, सिर्फ आपने उन्हीं ब्लॉक्स की वैल्यूज को ऊपर नीचे आपस में एक्सचेंज करना है. बाकी जितनी भी बिट्स हैं जो लेफ्ट और राइट पे होंगी वो अनचेंज रहेंगी, उनको आपने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना. बिकॉज अगर आप उनको चेंज कर देंगे तो हमारी वैल्यूज नीचे वाली एज इट इज ऊपर कॉपीड हो जाएंगी. हमने कॉपी नहीं करनी, बल्कि दरमियान में से कुछ वैल्यूज को आपस में स्वैप करवाना है. वो स्वैपिंग सिर्फ उन वैल्यूज के दरमियान होगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो अनचेंज रहेंगी अपने ही स्पीशी की वैल्यूज के अंदर. अब म्यूटेशन को देखिए. म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, हमने पहले डिस्कस किया कि इसके अंदर हम पेयर्स की बात नहीं करते बल्कि हम सिंगल स्पीशी की बात करते हैं, यानी कि सिंगल स्ट्रिंग की बात करते हैं. तो हम क्या करेंगे, हम इस एक स्ट्रिंग के अंदर किसी भी एक या दो बिट्स को सेलेक्ट करते हैं और उनको म्यूटेट कर देते हैं. म्यूटेट करने का मतलब ये होता है कि वैल्यू को ऑपोजिट कर देना. अगर वैल्यू 0 थी तो वो म्यूटेट होने के बाद 1 हो जाएगी, और अगर वैल्यू 1 थी तो वो म्यूटेट होने के बाद 0 हो जाएगी. जैसे यहाँ पे एग्जांपल के अंदर हाईलाइटेड वैल्यू है 0, जिसको मैंने रेड किया हुआ है, इसके ऊपर हमने म्यूटेशन अप्लाई करनी है. अब जब 0 के ऊपर म्यूटेशन अप्लाई करेंगे तो आफ्टर म्यूटेशन रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1. और हमने क्या किया, बाकी जो लेफ्ट और राइट की स्ट्रिंग की वैल्यूज थी वो अनचेंज रही, वो एज इट इज हमने आगे लिखी, और सिर्फ जो म्यूटेटेड वैल्यू थी उसको हमने 1 से रिप्लेस कर दिया. तो क्या हुआ, हमारे पास एक नया ऑफस्प्रिंग आ गया है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दिस म्यूटेशन. थैंक यू वेरी मच.